हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जैसा कि आप सबको पता होगा, हम रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कि जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था जीओसी का, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से बॉन्ड टूटते हैं। लास्ट लेक्चर का अगर मैं एक क्विक रिवीजन कराऊं तो मैं बताया था लास्ट लेक्चर में रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया था कि रिएक्शनें क्या होती हैं। तो वहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि रिएक्शन इज व्हाट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज क्या, रिएक्शन। और मैंने यही रिएक्शन में एक बात बताई थी कि ये जो सारी रिएक्शनें स्टेप वाइज होती हैं, ये जो सारी रिएक्शनें स्टेप टू स्टेप प्रोसीड करती हैं, ये जो सारी रिएक्शनें स्टेप टू स्टेप प्रोसीड करती हैं, इन्हीं डिटेल्ड स्टेप्स के डिटेल्ड स्टडी को हम बोलते थे मैकेनिज्म। जब भी हमने मैकेनिज्म का डेफिनेशन क्या बताया वहाँ पे कि द detailed study of a reaction or step by step process through which reaction proceed is known as reaction। क्लियर है क्या? अब देखो मैकेनिज्म हमने वहां पे यही बताया था कि जो सारी स्टेप्स है, इन सारी स्टेप्स की डिटेल्ड स्टडी इंक्लूड होती है किसमें? इंक्लूड होकर क्या कहलाती है? मैकेनिज्म। क्या? मैकेनिज्म। इतना क्लियर है? इसी को हमने क्या बोला था लास्ट लेक्चर में? इज नोन एज मैकेनिज्म। नेक्स्टली हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन हमने देखा था। क्या? टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन कितने टाइप्स के होते हैं हमने देखा था। अब देखो बॉन्ड फिजन अगर मैं बोलता हूं कि कितने टाइप के होते हैं तो देखें, बॉन्ड फिजन्स जनरली आर ऑफ टू टाइप्स। यहीं पे मैं एक बात आपको बताया था कि जो फिजन शब्द है इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या? ब्रेक डाउन। इसका मतलब होता है क्या? ब्रेक डाउन, मतलब टूटना। इसका मतलब टूटना। इतनी क्लियर है क्या? चलो, हमने देखा था टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन में, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड फिजन का मतलब टूटना, और फ्यूजन एक शब्द होता है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, मतलब एडिशन। इतनी बात क्लियर है? तो हमने बॉन्ड फिजन कितने तरीके के देखे थे? बॉन्ड फिजन दो तरीके के देखे थे। कौन कौन से थे उनमें से? बॉन्ड फिजन अपना फर्स्ट टाइप का था हेट्रोलाइसिस। क्या? हेट्रोलाइसिस। अब हेट्रोलाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ ईएन। क्या मैंने बोला? हेट्रोलाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ ईएन। ईएन बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे ये दो टाइप के थे। क्या? जब क्या हो, जब ये जो Z एटम है, ये जो Z हाइपोथेटिकल एटम है, क्या हो? जब Z की ईएन कार्बन एटम से ज्यादा हो, ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ऐसे कंडीशन में Z क्या करेगा? याद रखना, एक बॉन्ड बना है कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलके? दो इलेक्ट्रॉनों से मिलके। इतनी बात क्लियर है? तो Z क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन तो पास ही रखेगा, साथ ही साथ कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इस पे ज्यादा, तो देखो ना, इसी बॉन्ड को तीन तरीके से ट्रीट करेंगे। दो बॉन्ड मिले, दो इलेक्ट्रॉन मिले, तो एक बॉन्ड बना, और यही एक बॉन्ड को मैं छोटे फॉर्म में लिख दूं तो यहां पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। यही एक डंडी ऊपर रख देंगे तो नेगेटिव बन गया ना। तो इसका मतलब आप आज से याद रखना कि जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये नेगेटिव साइन अपने आप में दो इलेक्ट्रॉन कंक्लूड करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेसनेस कंडीशन। इसको एक तरह का समझने का तरीका है, समझो। तो देखो ना, इस पे खाली हो गई, कार्बन पे वैकेंसी आ गई, तो कार्बन पे क्या लग गया? पॉजिटिव चार्ज, और Z एटम पे क्या लग गया? नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस हो गई। इस केस में ये तो अपना क्या था? ये था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या होता है? अपना जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में कार्बन की ईएन ज्यादा है Z अटैच्ड एलिमेंट से। क्लियर है क्या? तो ऐसे केस में क्या होगा?
ऐसे केस में कार्बन क्या करेगा, Z के इलेक्ट्रॉन्स छीन लेगा। क्लियर है क्या? समझो, Z के छीन लेगा तो देखो ना, ये डंडी अब कार्बन के ऊपर बन गई, मतलब कि कार्बन पे क्या हो गया, नेगेटिव, और वैकेंसी किस पे, Z पे, तो Z पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो मतलब हेट्रोलिसिस जो टाइप का बॉन्ड फिजन है, ये एक तरह का अनइक्वल अनयूजुअल बॉन्ड फिजन। इतनी बात क्लियर है क्या? मतलब इसमें इक्वल, ये इक्वल अमाउंट में टूटता नहीं है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए लास्ट जो है होमोलाइसिस। होमो का मतलब होता है इक्वल, और लाइसिस मतलब टूट जाना। मतलब ये इक्वल अमाउंट में जो टूटता है बॉन्ड उसे बोलते हैं होमोलाइसिस। क्लियर इतनी बात? जो इक्वल अमाउंट में टूट जावे। ठीक है, अब आप समझिएगा, देखिए यहां पे एक बॉन्ड बना है कितने इलेक्ट्रॉन से, 2। ठीक है, तो इस बॉन्ड का याद रखना, कार्बन अपना ये बॉन्ड इस तरह टूटेगा, ऐसे बीचों बीच, तो दोनों लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, कार्बन अपना रखेगा, Z अपना रखेगा। इतनी बात क्लियर? देखें अब होगा क्या, जब इस वाले इलेक्ट्रॉन का अपना जा रहा है तो यहां पे याद रखना, यहां पे जो फुल एरो दिख रहा है ना, ये आधा एरो ही होगा, ये वाला सेक्शन नहीं होगा। एक सेकंड रुकना, मैं इसको कर दूं ब्लैक से। देखो ये क्या होगा, ये हाफ एरो ही यूज होगा। चल, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो, तो ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये Z अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो हाफ एरो में, आप सबको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब जब आगे बना तो देखो ये वाला कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है अपने पास, और ये Z वाला अपने पास रखा है इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब समझो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी, जो कोई भी एलिमेंट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी रखे, उस सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी को हम बोलते हैं एज अ फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं उसे? एज अ फ्री रेडिकल। तो यहीं से हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक नॉर्मल क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन, याद रखना जो पॉजिटिव है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्ब एनायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्ब एनायन आर द रिजल्ट ऑफ होमोलाइसिस की हेट्रोलाइसिस, हेट्रोलाइसिस। ठीक है, उसी तरह फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इज द रिजल्ट ऑफ होमोलाइसिस। क्लियर इतनी बात? या फिर मैं इसी को रिवर्स करके बोलूं कि होमोलाइसिस इज द कंडीशन, या फिर होमोलाइसिस इज रिस्पॉन्सिबल, या फिर बोलूं हेट्रोलाइसिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या? कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन। क्लियर इतनी बात? चलो, और इसी तरह होमोलाइसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, कार्बन, या फिर इसे क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। इतनी बात क्लियर? इतनी क्लियर? चलें आगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखो, नेक्स्ट जो हमने बात की थी आपके नोट्स फॉर्म की। चलो देखो, होमोलाइसिस या फिर होमोलाइटिक दोनों सेम सेम, याद रखना। होमो मतलब इक्वल, क्या? इक्वल, और लाइसिस लगा दो लास्ट में, या फिर लाइटिक लगा दो, दोनों का मतलब होता है क्या? ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकिंग, टूटना। फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना या अलग होना। डिटैच बोलो या फिर सेपरेशन।
क्लियर है क्या? अब ये है क्या, देखो, द टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन, ऐसा टाइप का बॉन्ड फिजन मतलब बॉन्ड का ऐसा तोड़ने का तरीका जिसमें इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल मात्रा में अलग होना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस एंड फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड इज नोन एज होमोलाइसिस। मतलब होमोलाइसिस ऐसा बॉन्ड तोड़ने का तरीका है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वल अमाउंट में टूट जाएं और फ्री रेडिकल यानी कार्बन फ्री रेडिकल का जनरेशन हो जाए, इज कॉल्ड होमोलाइसिस, जो कि मैं इसके पहले आपको समझा चुका हूं इन द फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक फॉर्म में किस तरह बॉन्ड टूट रहे हैं। अब देखें कंडीशंस फॉर होमोलाइसिस, क्या क्या कंडीशंस होंगी होमोलाइसिस की, कि कौन कौन सी कंडीशंस होंगी होमोलाइसिस की जब ये होमोलाइसिस फॉर्मेशन होगा या फिर होमोलाइसिस टाइप का बॉन्ड फिजन होगा। सबसे पहला क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हाई या फिर यूवी लाइट या फिर इसमें सनलाइट दे दो। सनलाइट को ही एच न्यू बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। एच न्यू क्या है, एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, आप एग्जांपल याद रखिएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में भी होमोलाइसिस होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट हैविंग लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, वेरी लो। क्लियर इतनी बात? एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, बेंजीन C6H6 और CS3CH2OCH3OH2। क्लियर है क्या? चल थर्ड है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड इफेक्ट क्या होते हैं, यही H2O2 एटसेट्रा। अब नेक्स्ट है हेट्रोलाइसिस, क्या होता है, वैसे तो बता ही दिया हूं लेकिन अब देखो थ्योरेटिकल फॉर्म से भी आप समझ लो। हेट्रोलाइसिस क्या है, शब्द से टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन इन विच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा टाइप है बॉन्ड फिजन का मतलब बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने का, बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने का ऐसा तरीका है, ऐसा तरीका है टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन इन विच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस एंड आयंस आर फॉर्म्ड, और आयंस का बनना, ऐसा बॉन्ड फिजन कहलाता है हेट्रोलाइसिस या फिर हेट्रोलिटिक फिजन। मतलब इस तरीके से टूटना, मतलब बॉन्ड का इस तरीके से टूटना हो जाए कि आयंस बन जाए, क्या बन जाए, आयंस। आयंस कौन कौन से, पॉजिटिव बोले तो कैटायन और नेगेटिव बोले तो एनायन। क्लियर इतनी बात? चल अब हम देख लिया, अगर इसको देख लिया हेट्रोलाइसिस, तो हम देखेंगे कि इसके भी कंडीशंस होंगे कुछ। क्या कंडीशंस दे दो कि हेट्रोलाइसिस हो जाए, चलो देखो क्या कंडीशन देंगे कि हेट्रोलाइसिस हो जाए। एक बात समझना आप, क्या आप भी कंफ्यूज होते हो क्या कि ये कैटायन, कैटायन और एनायन में और कैथोड और एनोड में, समझना आज से यहीं पे कंसेप्ट क्लियर करो, डाउट देखो। कैटायन हमेशा किस नेचर के होंगे, पॉजिटिव नेचर के। एनायन कैसे चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्जेस। एनायंस कैसे चार्जेस होंगे, एनायंस कैसे चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्जेस। और ये कैथोड और एनोड तो बैटरी का टर्म है, कैथोड होगा अपना नेगेटिव एंड, नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी। एनोड क्या होगा, पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी। पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी।
याद रखना कैथोड और एनोड ये दोनों टर्म यूज्ड होते हैं ओनली फॉर बैटरी। किसके लिए? ओनली एंड ओनली फॉर बैटरी। एंड कैटायन एंड एनायन बीइंग आर यूज्ड फॉर द चार्जेस। कितनी बात क्लियर है क्या? चल स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेट्रोलाइसिस की कंडीशंस देख लेते हैं। याद रखना वो सारे कंडीशंस जो होमोलाइसिस में थे उसका जस्ट रिवर्स यानी उल्टा हो जाएगा। जैसे कि कंडीशन फॉर हेट्रोलाइसिस में क्या होगा कि आपको वहाँ पे होमोलाइसिस में हाई टेम्परेचर देना पड़ता था, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर में ही काम हो जाएगा। वहाँ पे क्या था? प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट था, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, वो ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स या फिर H2O, मिथनॉल। एग्जाम्पल क्या है इसका? स्पेलिंग मिस्टेक है। मिथनॉल जिसको बोलते हैं CH3 CH2CH3OH होगा, C2H5OH C2H5OH होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। एसिटिक एसिड है CH3COOH होगा, CH3COOH होगा। लास्टली नेक्स्ट है बाय द बॉन्ड फिजन और बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर डेवलप्ड। जाहिर सी बात है बॉन्ड फिजन की वजह से क्या होगा? रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स डेवलप होते हैं। और ये इंटरमीडिएट्स क्या है? देखो, इंटरमीडिएट्स आर द स्पीसीज विच आर फॉर्म्ड बिटवीन द रिएक्शन, दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। समझिएगा, ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना, ये इंटरमीडिएट मतलब कि इनिशिएशन और एंड ऑफ द रिएक्शन में ये इनका बनना होता है बीच में, और ये बहुत कम समय के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और ये आज से याद रखिएगा, ये 3 तरह के इंटरमीडिएट्स हैं जो कि हमने बॉन्ड फिजन से देख लिया था। पहला है क्या? पहला है कैटायन। कैटायन बोले तो पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है एनायन, बोले तो नेगेटिव चार्ज। तीसरा है फ्री रेडिकल। याद हो तो अभी यही बताया था कि कैटायन एनायन बनता है किसकी वजह से? हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस की वजह से। और फ्री रेडिकल कैसे बनता है? होमोलिसिस की वजह से। इतनी क्लियर है बात? चल, वही बता रहा है कि देर आर थ्री इंटरमीडिएट्स इन एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में 3 तरह के इंटरमीडिएट होंगे, जो कि मैं अभी बता दिया। पहला कार्बोकैटायन, दूसरा कार्बेनायन, तीसरा कार्बन फ्री रेडिकल। देखो, कैटायन पॉजिटिव वाला है, एनायन नेगेटिव वाला है, रेडिकल जो है कैसा है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी। इतनी बात क्लियर है क्या? अगर इतनी बात क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लो, बढ़े आगे। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इंटरमीडिएट्स की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट्स बहुत अच्छा है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में कितना है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, गिनो मेरे साथ साथ। एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगाओ। एक इसमें एक बॉन्ड ये है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6। सही बोला, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, किसमें? कार्बन फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। बस की और एक और है फ्री रेडिकल वाला 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, एनायन की बात कर रहा हूं मैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तब इसमें 8 क्यों लिखा है? बिल्कुल नेगेटिव चार्ज बताता है कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस है। एक्सेसनेस है मतलब कि नेगेटिव लगा है, तो मतलब एक डंडी है। इसको एज ए बॉन्ड भी समझो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सा लगा दो, समझने के लिए केवल बोल रहा हूँ। देखो ना, 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देख लो। अब आप सभी को पता ही होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। याद रखना, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 पे क्या है? 2 पे क्या है? sp। इस पे तो एक और क्या है? सिग्मा। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा पे sp2। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा पे sp2। याद रखना, इस इलेक्ट्रॉन को कंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि याद रखना हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा और लोन पेयर, लोन इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होता, लोन पेयर जोड़ा। ये तो सिंगल है। 1 2 3 4, 4 पे sp3। क्लियर है इतनी बात? चल
नेक्स्ट है शेप। sp2 का सभी को पता है शेप क्या है, प्लेनर है। क्यों? क्योंकि ये 2D है। और sp3 का पिरामिडल, सभी को पता है पिरामिड टाइप। याद है स्ट्रक्चर। स्पीसी कैसे हैं ये देखो, याद रखना, जब भी कोई भी एलिमेंट जब तक अपना ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करता तब तक वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं कहलाएगा, तब उसके नीचे है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही कहलाएगा। याद रखना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 6 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कमी है, कितना इसमें 7 तब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही कहलाएगा, 8 जब होगा तब बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इतनी बात क्लियर है क्या? इस लेक्चर में हमने क्या देखा लास्ट में, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट। इस लेक्चर के लिए इतना ही। याद रखिएगा मैं किस लिए लास्ट लेक्चर को इस लेक्चर में ज़्यादातर 90% रिवाइज करवाया, क्यों? ताकि आपको चीज़ें हमेशा मैं ऐसे ही चलूंगा, रिवीजन कराऊंगा पिछला तब आगे बढ़ूंगा, ताकि कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा बस जाए और आपको ऑर्गेनिक से प्यार हो जाए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।